हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम 31 जुलाई को होने की संभावना है। तो उस अंदर में अब हम मॉडल पे पिछले वर्ष करने की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हमने डाल रखा है अपने चैनल पर, और साथ ही साथ अब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिस सेट ये फर्स्ट है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है एग्ज़ाम से पहले। यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान, ये इसका हमने 2 सेक्शन करा दिया है, हिंदी और गणित। आपको पता ही होगा 4 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन से यानी हर भाग से 25-25 क्वेश्चन 25-25 नंबर के होते हैं। तो हिंदी और गणित का हमने करा दिया है। अब सामान्य ज्ञान का है अगला टॉपिक। ठीक, चलिए तीसरा सेक्शन देख लीजिए, सामान्य ज्ञान। फटाफट देख लीजिए क्या है। एक सेकंड, आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाए ठीक से, यही हम चाह रहे हैं कि बताइए। सामान्य ज्ञान में चलिए 51 क्वेश्चन से फटाफट देख लेते हैं। रेखा गणित का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखा गणित के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, केपलर को, पाइथागोरस को, यूक्लिड को या अरिस्टोटस को यानी अरस्तु को। ठीक है, तो बताइए इन चारों में से रेखा गणित के जनक किसे कहा जाता है। 51 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। रेखा गणित के जनक ग्रीक गणितज्ञ कौन थे। यूक्लिड, बिल्कुल सही, यूक्लिड को कहा जाता है। सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, रेखा गणित के जनक किसको, ग्रीक गणितज्ञ थे यूक्लिड, उन्हीं को कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था, 300 BC में के लगभग हुआ था। ठीक है, इन्होंने थेल्स, पाइथागोरस, प्लेटो सहित सभी यूनानी और मिस्रवासी विद्वानों के कार्य को एकत्रित किया और उनको पुनर्गठित किया। ठीक, चलिए ये यूक्लिड की क्या कहते हैं, उपलब्धि है। ठीक है, रेखा गणित के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ये ग्रीक थे यानी यूनानी थे गणितज्ञ। ठीक, चलिए अब 52 क्वेश्चन पाते हैं। 52 क्वेश्चन, काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। ठीक है, काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था क्या होता है, युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। दूसरी अवस्था क्या है, काई जानते हैं ना, जो लग जाता है नदी उदी या गड्ढे वड्ढे में जो पानी जमता है वहाँ पे काई लग जाती है। ठीक है, एगार, ऑप्शन ए एगार कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी क्लोरेला, ऑप्शन डी प्रथम तंतु। ठीक है, तो दूसरी अवस्था क्या है इनमें से, चारों में से। चलिए 52 क्वेश्चन बताइए कि दूसरी अवस्था क्या हो। सॉरी फ्रेंड देखिए, काय का जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, तो पता ही है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु होता है, जो स्पोर से बनता है। हाँ, यह विसर्पी होता है। हाँ, जो स्पोर से बनता है प्रथम अवस्था जो होती है। ठीक, तंतु होता है जो स्पोर से बनता है, और यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होता है। ठीक है, इसकी दूसरी अवस्था किसकी होती है, पत्ती की तरह ही होती है। तो इसका सही अवस्था क्या हो जाएगा, दूसरी अवस्था पत्ती की तरह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 52 का दूसरी अवस्था के बारे में पूछ रहा है। पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी यानी कि एक साइड में कली के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन लगा लीजिए 52 क्वेश्चन का। 52 क्वेश्चन का, चलिए 53 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 53 क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसको हम जूम कर दें ताकि आपको सही से विजिबल भी हो। ठीक, चलिए ये कह रहा है कि घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों के कारण होता है। कौन से 2 पृष्ठ, 4 ऑप्शन है, अनियमितताओं के, बी ऑप्शन कह रहा है चिकनाई के, सी कह रहा है घनत्व के, डी कह रहा है अंतराल के। तो बताइए घर्षण जो है किसके 2 पृष्ठ, इसके संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों, किसके 2 पृष्ठों के, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो घर्षण जो है संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ठीक, यानी इसका बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और अनियमितताओं के कारण होता है वो तो बताइए आपको। और गति में वस्तु का विरोध करता है, जो कि गति अनियमितताओं के कारण होता है घर्षण, और जो कि गति में, हाँ, गति करने में वस्तु का विरोध करता है। ठीक, और इसकी दिशा कैसी होती है, सदैव वस्तु की जिस तरफ से गति करता है उसकी दिशा के विपरीत होता है घर्षण। ठीक है,
अगर चक्का चल रहा है आपका आगे की तरफ तो घर्षण का बल उसका पीछे लगेगा उसका, ठीक। चलिए ये हो जाएगा 53 का ये ऑप्शन। 54 पे आते हैं। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक नहीं है, ठीक है। तो सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा फ्रेंड। 4 ऑप्शन आपको दिया है। ए ऑप्शन है H2SO4 है, हाँ। बी ऑप्शन है H2SO3 है, सी ऑप्शन है H3SO3 और डी ऑप्शन कह रहा है H3SO4। तो बताइए सल्फ्यूरस अम्ल का इन चारों में से कौन सा रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो 54वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO3 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो है H2SO4 होता है, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 55वें क्वेश्चन में। फटाफट देख लीजिए, इसका बी ऑप्शन लगा लिए। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ऑप्शन ए मोंटगोल्फियर भाइयों ने, ऑप्शन बी राइट भाइयों ने, ऑप्शन सी लिसित्सिन भाइयों ने, या ऑप्शन डी कह रहा वाल्टन भाइयों ने। इन चारों ऑप्शन में बताइए किन्होंने गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार सर्वप्रथम किया था, ठीक है। तो बताइए 55वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। गोल्फियर भाइयों ने, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। इन्होंने गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किया था। गोल्फियर भाई जो हैं इनका नाम फ्रांस के दो गोल्फियर भाइयों ने, इनका नाम फ्रांस के 2 भाई थे, जोसेफ और जैक्स, ठीक। इनको पहला गर्म हवा का गुब्बारा बनाने का और उसे उड़ाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। गोल्फियर ये फ्रांस के थे, ठीक है। चलिए 55 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 56 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। लेखकों इनकी रचनाओं को सही से सुमेलित कीजिए, ठीक। चलिए सूची 1 और सूची 2 सूची दी गई है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसमें सूची 1 में मेगास्थनीज है, टॉलमी है, कौटिल्य है, प्लिनी है, और सूची 2 में नेचुरल हिस्टोरिका है, इंडिका है, ज्योग्राफी है, अर्थशास्त्र है। तो बताइए मेगास्थनीज का तो भाई इंडिका हो जाएगा, ठीक। 56वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मेगास्थनीज का इंडिका हो जाएगा और टालमी का क्या हो जाएगा, टालमी का जियोग्राफी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब उसके बाद बचते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा, जो कि राजनीति पे है पुस्तक, राजनीति के संदर्भ में पुस्तक लिखी गई, लेकिन अर्थशास्त्र उसका टाइटल अर्थशास्त्र दिया गया, ठीक। और ये मौर्य साम्राज्य, मौर्य के समय लिखी गई थी, ठीक है। और लास्ट बचता है डी, प्लिनी, जो हो जाएंगे नेचुरल हिस्टोरिका के राइटर हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब हमको इसका सही वो लगाना है, क्या आप विकल्प, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लिनी का यानी डी का वन जिसमें होगा यही होगा, बी ऑप्शन। अच्छा यहाँ आ रहा है। और कौटिल्य का डी, सी का 4 डी का 1 यही आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इधर होगा, ये देखिए, अच्छा यहाँ से है। 57 क्वेश्चन पर आइए फटाफट। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। किताबुल हिंद जो बुक थी उसका लेखक कौन है, अलबरूनी है। ये पूछ रहा है कि किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के, मोहम्मद गोरी के, मोहम्मद बिन कासिम के, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको मिल गया। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57 का। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आया था, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है, 11वीं शताब्दी में। चलिए ये हो गया 57 क्वेश्चन। 58 पर आइए फटाफट देखिए। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में, ये डेट भी कभी कभी पूछ लेता है कि कब लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध। तो 22 जनवरी 1760 ये तो दे ही दिया है क्वेश्चन में। लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व यानी उसकी लीडरशिप किसने किया था, कमांडिंग कहिए, लीडरशिप तो जनता के सम्मुख जो करते हैं, लीडरिंग करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, कमांडिंग। इनका नेतृत्व कमांडिंग किसने किया था ब्रिटिश सेना का, तो आयरकूट है, क्लाइव है, विलियम हेजेज है, वाटसन है, ठीक है। तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का कमांडिंग किसने किया था, नेतृत्व। तो 58 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, काउंट लाली तो उसका था,
फ्रांसीसी का, ठीक। तो ब्रिटिश सेना का क्या होगा? आयरकूट, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। आयरकूट ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व यानी कमांडिंग काउंट लैरी ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का कौन किया था? आयरकूट ने किया था, ठीक। और इस युद्ध में आयरकूट जो था विजयी हुआ था, यानी ब्रिटिश सेना विजयी हुई थी, ठीक। तो इसके पश्चात फ्रांसीसी भारत से अपना समस्त भूभाग खो बैठे और अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित होने लगा था, ठीक। यही वांडीवास के युद्ध ने ही ब्रिटिश लोगों की एक ब्रिटिश हुकूमत की नींव रख दी थी। मतलब फ्रांसीसियों का इधर पलायन हुआ, फ्रांसीसी अपना बहुत कुछ खो दिए, सब कुछ नुकसान उनका हो गया, हाँ, युद्ध में हार गए और आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना जीत गई और इसी तरह से ब्रिटिश लोगों का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया भारत देश पर। चलिए 58 के ये ऑप्शन हो जाएगा। 59 क्वेश्चन पे आते हैं। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। वर्ष 1946 में गठित कौन सी कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन नहीं था? 4 ऑप्शन है। स्टेफोर्ड क्रिप्स नहीं था, कि एबी अलेक्जेंडर नहीं था, कि सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस नहीं था, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है हैरोल्ड विल्सन नहीं था, ठीक है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आपको पता ही है कि आया था, तो इसका सदस्य कौन नहीं था? 59 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? हैरोल्ड विल्सन, ठीक है। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हैरोल्ड विल्सन जो है यही नहीं था। वही स्टोफर क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों उसके सदस्य थे, ठीक है। 46 के कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसके तीनों सदस्य थे, लेकिन हैरोल्ड विल्सन नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। चलिए 60वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए। 59 क्वेश्चन का दोस्तों डी ऑप्शन लगाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, ठीक, या इसको क्या कहते हैं? फायरवर्क्स थ्योरी, इसका प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? हाँ, इसका प्रतिपादन के संदर्भ में पूछ रहा है कि इसका प्रतिपादन ब्रह्मांड के विस्फोट के संदर्भ में किसने किया था? केपलर ने किया था, हर्शल ने किया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, या एडविन हबल ने किया था? 4 ऑप्शन आपको मिल गया। बताइए 60वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जॉर्ज लेमेंटियर ने महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था, ठीक है। ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे और एक पादरी भी थे, ठीक है। और इनके अनुसार क्या है? सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक, यानी जिसको हम एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था, ठीक है। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, हाँ, क्या हुआ? बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर अचानक से एक विस्फोट हो गया और ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी से हुई है, ठीक है। जॉर्ज लेमेंटियर इन महोदय ने किया था, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था, ठीक। चलिए 60वें का सी ऑप्शन लगाइए। अब हम चलते हैं 61वें क्वेश्चन पर, फटाफट देख लीजिए। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर। मरुस्थल क्षेत्र में, परिपक्व नदी में, हिमानी में, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए 61वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल सही, हिमानी में पाई जाती हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। हिमानी में पाई जाती हैं, ठीक। इनका निर्माण कैसे होता है? हिम नदी के द्वारा, हाँ, अपने प्रवाह मार्ग में अपघर्षण होता है, मतलब कि जिसे चट्टानों से लड़ते जाते हैं, तो उस तरह से यू आकार की घाटियाँ वहाँ बन जाती हैं, ठीक। चलिए 61वें का सी ऑप्शन हो गया। 62वें आते हैं। कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है बात कह रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती, झारखंड से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से नहीं गुजरती, या फिर मणिपुर से, ठीक है। तो चलिए बताइए कर्क रेखा इनमें से चारों राज्यों में से किस में से होकर नहीं गुजरती, ठीक। तो एक याद रखिएगा, गरम झरने, झरना में सोने का बटम, सोने का बटम खो गया, ठीक है। तो गरम झरना में क्या होगा? गा से गुजरात हो गया, गा से गुजरात हो गया, ठीक। रा से राजस्थान हो गया, हाँ। माँ से मध्य प्रदेश हो गया, ठीक, मध्य प्रदेश हो गया। और उसके बाद गरम हो गया झरना, झा से, झरनक में झा से ये हो गया झरना, ये झा हो जाएगा झारखंड हो गया,
झारखंड हो गया, झरना हो गया, झरना मतलब झारखंड हो गया। में सोने, सोने का सोने मतलब सोने हो गया। का बटम, हाँ बटम में क्या हो जाएगा, सोने का बटम। ठीक, तो गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, झारखंड 4। ठीक, झारखंड 4 ये हो गया। तो आपका 62 क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के राज्य मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। इसमें मणिपुर नहीं आ रहा, बटम माँ से मणिपुर, हाँ ठीक, यहीं से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6। अच्छा बटम, देखिए जो बटम फंस रहा था ना, बटम मतलब ये हो जाएगा ब ट म, ब से बंगाल हो जाएगा, ट से त्रिपुरा हो जाएगा, यही मिस कर रहे थे। और माँ से, हाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, माँ से मिजोरम, माँ से मिजोरम हो जाएगा। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो 5 उधर बताए थे, 3 इधर, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो गर्म झरने में सोने का बटन खो गया। सॉरी फ्रेंड, इस सेंटेंस को याद रखिएगा तो आपको 8 राज्यों के नाम याद रहेंगे। ठीक, चलिए, गर्म झरने में सोने का बटन खो गया, तो बटन में बा से बंगाल, टा है, टा से त्रिपुरा हो जाएगा, टी का मतलब, माँ से मिजोरम, ये 3 इधर हो गया। और गर्म झरना गरम, हाँ ये 3 इधर हो गया गर्म में, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, झरना, झरना में झारखंड आ गया। ठीक, 3 1 4 हो गया। में सोने का बटन, तो हमने बता दिया 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो फिर ये किससे नहीं होकर गुजर, मणिपुर से होकर गुजरती नहीं है। ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा सब आ गया, लेकिन मणिपुर इसमें गुजरती है, लेकिन मणिपुर जो आया है ये इसमें नहीं गुजरती है। ठीक है, डी ऑप्शन लगा लीजिए। 62 का 63 पे आते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए 63 क्वेश्चन के देख लीजिए। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, बताइए। काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, तो 63वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसे एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, ALUVIAL, एल्यूवियल सॉइल। ठीक, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत के मैदानों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, अब 63 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चल के 64 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार, सबसे बड़ा यानी सर्वाधिक विस्तृत ये कहो या सबसे बड़ा कह लिए, पक्षी विहार कहाँ पे है? सामान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाल बहोसी पक्षी विहार या फिर सांडी पक्षी विहार। ये उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में क्वेश्चन है, बताइए इन चारों में से कौन सा है? 64 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बिल्कुल सही, हाँ लाल बहोसी पक्षी विहार है। कहाँ पे है? लाल नहीं, लाख बहोसी। ठीक, लाख बहोसी पक्षी विहार, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? कन्नौज जिला में, उत्तर प्रदेश में। लाख बहोसी जो पक्षी विहार है ये कन्नौज जिला में पड़ता है। ये सबसे विस्तृत पक्षी विहार है। ठीक, 64 का सी ऑप्शन हो गया। चलिए 65 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 65वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख, ठीक है, दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? 4 ऑप्शन आपको दिखे, BN राव ने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, BR अम्बेडकर ने रखा था या फिर महात्मा गांधी जी ने रखा था। ठीक है, तो बिल्कुल सही आप लोग का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने रखा था, या उसको उद्देशिका, उसी को बाद में उद्देशिका यानी प्रीएम्बल के रूप में अपने संविधान में ऐड कर दिया गया। ठीक, दिसंबर 1946 को।
65 क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रसारित करती है, ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता, ठीक है। परिवर्तनीय नहीं का मतलब जानते हो क्या होगा, कि न्यायालय में आप इसको लागू कराने के लिए नहीं जा सकते। लेकिन प्रस्तावना को और मौलिक अधिकार यानी भाग 3 इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अपने फैसले या डिसीजन दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल। चलिए, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, ये हमने बता दिया आपको पहले भी। चलिए, 65 का बी ऑप्शन हो जाए। 66 क्वेश्चन पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत को कानूनी सलाह, कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, बिल्कुल सही। जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, यही कानूनी सलाह कौन परामर्श देता है। अटॉर्नी जनरल अगर भारत सरकार को देता है तो राज्य सरकार को महान्यायवादी देगा, एडवोकेट जनरल देगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देगा, या विधि आयोग के अध्यक्ष देंगे, ठीक है। चलिए, 66वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। जिस तरह अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, उसी तरह राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए, 66वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एडवोकेट जनरल क्या होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है, ठीक। यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। और ये अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है, ठीक। इसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होनी चाहिए, यानी इस पद पर होने के लिए, राज्य का एडवोकेट जनरल बनने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो होती है, उसी वही योग्यता वाले लोग एडवोकेट जनरल बन सकते हैं, ठीक। चलिए, 66वें का बी ऑप्शन हो जाएगा। 67 क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। तो बताइए इसमें फटाफट कौन हो जाएगा। परिवहन एवं संचार, 2 होटल, सी खनन उत्खनन और खनन एवं उत्खनन, और चौथा कह रहा है वानिकी एवं मत्स्यिकी। तो बताइए इनमें से कौन कौन है जो कि थर्ड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर जिसे बोलते हैं, तृतीयक सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है आपको पता ही है, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक सेक्टर, हाँ। प्राइमरी सेक्टर आपका कृषि होता है, कृषि जो है प्राइमरी सेक्टर में आती है, ठीक। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, उद्योग इंडस्ट्रीज़, उद्योग इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेकेंडरी में आता है, ठीक है, सेकेंडरी में आता है, ये प्राइमरी में आता है फर्स्ट। और टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, सेवा। जैसे आप कहीं टीचर बन के गए, कहीं पढ़ाए किसी कॉलेज में, तो आपने उनको सेवा दी, उसके बदले में आपको उन्होंने पैसा दिया, तो वो होता है टर्सरी सेक्टर, ठीक है। आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया, तो रिचार्ज किया, रिचार्ज कराने वाले को पैसा दिया और आप उसके मोबाइल से यूज़ करेंगे, तो वो क्या है, टर्सरी सेक्टर। आप कहीं आपके मतलब कोई आपके मुकदमा, कोई केस लड़ रहा है कोई वकील, तो वकील क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है ना, बदले में आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, तृतीयक सेक्टर, ठीक है। ये सब तृतीयक सेक्टर में आते हैं, ठीक। सर्विस, जितनी भी सर्विस है, आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, प्लेन से यात्रा करते हैं, जहाँ भी बस से ट्रांसपोर्टेशन कहीं भी कुछ करते हैं, तो वो टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है या नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, परिवहन दिया गया, होटल दिया, खनन उत्खनन, वानिकी मत्स्यिकी, ठीक है। तो ऑप्शन बता रहा है, ये केवल 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2, 3 और 4, ठीक है। डी सी में कह रहा है 1 और 2, केवल 1 और 2 होंगे, और डी में कह रहा है 3 और 4 होंगे, ठीक है। तो चलिए, 67वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय सेक्टर में क्या क्या आते हैं, परिवहन एवं संचार, होटल, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, लोक प्रशासन, सुरक्षा, ये सब आती है, ठीक। खनन उत्खनन, वानिकी और मत्स्यिकी, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक। खनन उत्खनन हो गया और वानिकी मत्स्यिकी, ये दोनों क्या किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक। और ये परिवहन, संचार और होटल, ये सब आते हैं टर्सरी सेक्टर में, तृतीयक में, ठीक, तृतीयक में। तो यानी केवल 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और ये दोनों क्या आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक, प्राइमरी सेक्टर में। चलिए, ये तो हो गया आपका 67 का, सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। 68 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कह रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के संदर्भ में थी, गोई पोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार के संदर्भ में थी,
नान जुंदम्पा समिति रेलवे किराया के बढ़ोतरी के और की किराया कितना किया जाए इसके मूल्यांकन के संदर्भ में थी, या फिर रेखी समिति, डी ऑप्शन कह रहा है रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण करने के संदर्भ में थी। बताइए कौन सी समिति इन चारों में उसके सामने दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, यही पूछ रहा है, मिसमैच है। तो 68 क्वेश्चन का रेखी समिति जो थी हाँ वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, ठीक है, निर्यात और आयात से संबंधित नहीं है, ठीक, तो यही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, सही सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है। और बाकी रंगराजन समिति भुगतान संतुलन ये भी सही है, गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा ये भी सही है, नान जुंदप्पा समिति रेलवे किराया के संदर्भ में थी ये भी सही है, सब सही है, लेकिन यही सही नहीं है, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में थी, ठीक है। तो 68 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। 69 क्वेश्चन देखने के लिए हमें थोड़ा सा जाना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलिए 69 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड्स। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, माता टीला बांध, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, ठीक। तो 69 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक। चलिए स्वतंत्र रूप से गिर रही, 70 क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति की गति किस गति का उदाहरण है, एक समान त्वरित गति या असमान त्वरित या फिर स्थिर वेग या फिर स्थिर चाल, किस गति का उदाहरण है, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। जब कोई वस्तु भैया इस प्रकार गति कहती है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग समान परिवर्तन होता है तो वह वस्तु क्या हो जाती है, इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं, ठीक, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 70 क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा लिए। 71 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, ठीक है, वह ठोस क्या कहलाता है, वो कौन सा, जिस तापमान पर जो ठोस है वो पिघलकर द्रव बन जाता है तो वह ठोस क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण हुआ, गलनांक हुआ, वाष्पीकरण हुआ या जशद लेपन हुआ, ठीक। 71 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा फटाफट। जिस तापमान ठोस पर पिघलकर द्रव बनता है वह ठोस का, बिल्कुल सही, गलनांक कहलाता है, वह ठोस का गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस जो है पिघलकर द्रव लिक्विड बन जाता है वो तापमान उसका गलनांक कहलाता है ठोस का, ठीक। 71 का बी लगाइए। अब फटाफट देखिए 71 के बाद 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, एच टी टी पी का क्या है, उसका मतलब क्या होता है, HTTP का हार्डवेयर है, केबल है, प्रोसेसर है या प्रोटोकॉल है। तो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन लगाइए, प्रोटोकॉल होता है। HTTP का मतलब पूरा होता है, पूरा नाम अगर इसका लिखा जाए तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल, ठीक, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक। 72 का डी ऑप्शन लगाइए। 73 पे आते हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है, कौन से प्रधानमंत्री के, लाल बहादुर शास्त्री जी के, इंदिरा गांधी जी के, राजीव गांधी जी के या अटल बिहारी वाजपेयी जी के। बताइए किसके जन्म दिवस के किसके जन्म दिवस का अवसर पर मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, कौन से प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जिनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर फटाफट बताइए सब लोग फ्रेंड। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन लगा लीजिए, डी ऑप्शन लगा लिए। वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कब हुआ था उनका जन्मदिन, 25 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर, ठीक, सुशासन दिवस। चलिए ये वाजपेयी जी का जन्मदिन है। 73 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 74 पाते हैं, फटाफट देख लिए फ्रेंड, 2 क्वेश्चन और है, फिर ये आपका GK GS का पोर्शन खत्म हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है, निगम क्षेत्र की बात हो रही है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या होगा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा या फिर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा। तो बताइए 74वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट बताइए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताइए। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन लगा लीजिए, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बिल्कुल सही है। अब चलिए हम फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 75 क्वेश्चन पे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे समझ से।
इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर क्या है? एक प्रसिद्ध स्थान है, किससे संबंधित है? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, बास्केटबॉल से, या इन चारों से? ठीक है, ये सभी मतलब कि इन तीनों से संबंधित है मेडिसन स्क्वायर। ठीक है, बताइए 75 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडिसन स्क्वायर जो है आपके ये न्यूयॉर्क में हाँ स्थित है। और न्यूयॉर्क आपको पता ही है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। ठीक, एक इंडोर स्टेडियम है मेडिसन स्क्वायर। ठीक, जहाँ पे कुश्ती या मुक्केबाजी या बास्केटबॉल ये सारे खेल खेले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुश्ती भी हो गया, मुक्केबाजी भी हो गया, बास्केटबॉल भी हो गया, तो इसका मतलब ये सही डी ऑप्शन, ये सभी ऑल ऑफ एबव, डी ऑप्शन लगा लीजिए 75 का डी। ठीक, चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा मेडिसन स्क्वायर के बारे में हो गया कि न्यूयॉर्क शहर में है, और न्यूयॉर्क कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका देश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम है मेडिसन स्क्वायर। चलिए, ये तो हमने सब बता दिया। यहाँ पे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे अपने, और ग्राम समाज और विकास, ये आखिरी सेक्शन होगा। ठीक है, यानी इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे, और वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 25 मार्क्स। ठीक, तो फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। वीडियो का पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया अगर हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड सर्कल में अपने वीडियो को हमारे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।